इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 1 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखें कृषि। ठीक, भारत की कृषि समझेंगे। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? संलग्न है 52.7। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 48.9। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9। आगे चलते हैं। 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान था 55.40। भारत में कृषि क्षेत्र में के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय करता है? 0.3%। देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पादन में निर्मित पशुओं का योगदान कितना है? 11.76। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है 156.5 मिली हेक्टेयर। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970 में। आगे, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितना धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया? 1 हेक्टेयर तक। भारत की कितनी प्रतिशत थे 1 हेक्टेयर या उससे अधिक है? 65%। आगे की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है आपका 1.08 हेक्टेयर। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? वह है आपका क्या कारण है? आपका हो जाएगा, रखिए ना, हो जाएगा आपका यानी कि उत्तराधिकार निगम और चकबंदी, कृषि का नियंत्रीकरण और स्वामित्व की ललक। ये आपका हो जाएगा 1 और 2, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग संचित है? आधा भाग। आधा भाग में संपूर्ण भाग हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नहरें। ख्याल बन रहा है रोटी की। देखिए, भारत में लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 47.7%। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है? कहाँ गलो? 52.3%। भारत का कुल कृषि क्षेत्र यानी कि 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि सिंचाई और सुविधाएं उपलब्ध हैं? 36%। भारत की कुल संचित कृषि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा संचित होता है? 36%। आगे चलते हैं। भारत में सिंचाई का प्रथम स्रोत था कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई के स्रोत का बृहत और मध्यम लघु 3 श्रेणियों में बांटा गया था। वह सबसे कम से कम 100 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती। अब आगे है, लघु सिंचाई परियोजना को किस कृषि कमान क्षेत्र हेक्टेयर क्या होगा? 200 हेक्टेयर। आगे है, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग में किसका मतलब किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना उपयोग। आगे, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिक सिंचाई सुविधा का विस्तार है? 114 मिली हेक्टेयर। कमान क्षेत्र किस कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य है? भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोगों के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कि नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, खेती की ढाल को बंद कर समतल बनाना, ये सब नहीं है, सभी नहीं है। भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधा का 70% सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसके कारण कौन सा है? औसत। ये हो जाएगा आपका, सभी औसत हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। आगे चलते हैं। सिंचाई परियोजना समय पूर्ण नहीं हो पाती है, सही। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर का उपमा दिया था? विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। आगे है कि कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहत सिंचाई परियोजना रखा गया है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाले। आगे चलते हैं। आगे आपका, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सर्वाधिक होती है? केरल राज्य में। आगे, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र से सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों में किसका अंश कम रहा? मोटे अनाज और दलहन। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हो गया आपका? अपरिवर्तित रहा। कहता है कि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहनों का उत्पादन क्या हुआ? घटा।
भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1966 से। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला था? दलहन में। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं होता है? मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। बाकी बात सब होगा। आगे चलते हैं। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी? HYV, यानी कि HYVP। कहता है कि प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? उन्हें भारत के अधिक अनाज उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई गई। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन सा था? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द प्रतिपादित किया था विलियम गॉड ने। सही बात है। आगे है, गहन कृषि का जिला कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1960-61 में। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1964-65 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम हुआ था 1970 में। आगे चलते हैं। देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1964-65 में। आगे चलते हैं। भारत में दूध उत्पादन में गाय, भैंस और बकरी का हिस्सा का अनुसार कितना है? 50, 46 और 4%। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। आगे आपका, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वाला वर्तमान में कितना है आपका? वो हो जाएगा आपका 427 ग्राम पंजाब। आगे चलते हैं। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध दैनिक खपत कितना मतलब है आपका? पंजाब में प्रति व्यक्ति हो जाएगा आपका 1221 ग्राम। आगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कहता है कि एशियाई मत्स्य उत्पादन देश में भारत का स्थान है दूसरा। आगे है कि एशियाई मत्स्य उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है चीन पर। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी। किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर करता है? पोटेशियम वाला। आगे चलते हैं। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है तीसरा। विश्व में उर्वरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में उर्वरकों का सबसे उत्पादित होता है अधिक रूस में। आलू उत्पादन में मसाले का आलू कहता है कि आलू उत्पादन में मसाले में भारत का स्थान है दूसरा, केरल। भारत में मिट्टी के दो तत्वों की कमी उर्वरक को उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। तत्व है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस। भारत में उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? वह है कृषकों की निर्धनता, कृषि की अज्ञानता और अपर्याप्त अनियमित जलापूर्ति। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना और उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। इनमें सभी उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणीय राज्य कौन सा है? पंजाब, बिहार, पंजाब और हरियाणा। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? 133 ग्राम 4 kg, 133.44 kg। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की अपनी कुल खपत कितना प्रतिशत घरेलू होता है? 94%। भारत फास्फेट उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पाद करता है? 82%। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि के विभिन्न किस्मों का पोटेशियम PN हो जाएगा आपका 421। ठीक। आगे आपका वर्तमान में भारत में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम उर्वरक के खपत का अनुपात कितना है? 6.7 अनुपात 2.4 अनुपात 1.0। भारत में कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन के प्रथम है? वह गन्ना उत्पादन में, दूध उत्पादन में और खाद्यान्न में सभी। आगे, भारत के सबसे अधिक जल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। आगे, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम? पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, पंजाब। कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम? महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। दलहन उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। भारत का प्रमुख रबर उत्पादक राज्य हो जाएगा केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य होगा महाराष्ट्र।
भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला होगा मध्य प्रदेश। कथक फसलों में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्थान है? गन्ना। गन्ना खोजेगा आपका, यानी कि उत्पादन नहीं है। आलू गन्ना गेहूँ है, तिलहन है। भारत में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादक होता है उत्तर प्रदेश में। कॉफ़ी, कथक के विश्व में कॉफ़ी उत्पादन करने भारत का स्थान है 8वां। आगे है आपका, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। भारत का विश्व में के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है तिलहन का। आयात निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है चीन। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है ब्राज़ील। विश्व में नारियल का उत्पादन होता है, भारत का स्थान है तृतीय। विश्व के चाय निर्यातक देश में भारत का स्थान है चौथा। मोटे अनाज का भारत में स्थान है पहला। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। कहते हैं कौन सा बागवानी संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? चीन। कहते हैं फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? जूट। कहते हैं कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। चाय निर्यात के मामले में भारत का स्थान है पहला। गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? रूस का। भारत प्रमुख आयात करता है दलहनों का और तिलहनों का सभी। भारत का अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात करता है? 20%। बस आज यहीं तक।